अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, अदम एतमाद, मजबूरी और ज़रूरत का लड़खड़ाता पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता एक बार फिर अपने ट्रैक पर आने को है। नवाज ओबामा मुलाकात से पहले पाकिस्तान की 30 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का बहाल होना, पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई की यकीन दहानी कराना, तवानाई बहरान के खात्मे में अमरीकी मदद, क्या ये सब देरपा ताल्लुकात की बहाली है, दोस्ती है या अपने वक्ती मफादात के ताल्लुकात, या फिर हम बेचारगी के आलम में इमदाद बंद होने के खौफ में यस बॉस कहने पर मजबूर होंगे, या फिर दो टोक अल्फाज की पॉलिसी अपनाएंगे। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि हमारा रेलवे सिस्टम जिसकी आखिरी सांसें बहाल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें दहशतगर्दी की नजर हो रही हैं। कल नसीराबाद में रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बम हमले से 7 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। क्या मुल्क का बड़ा मसला खत्म किए बगैर मुल्क के इदारों के मसाइल खत्म करना मुमकिन है? जी हाँ, दहशतगर्दी खत्म करना सबसे पहले कितना जरूरी है दूसरे इदारों के मसाइल को खत्म करने के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही खबरें भी जानेंगे क्लासा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब, पहले बात करेंगे ये जो कराची में एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं देख रहा था, कल वहाँ पे एक्शन भी हुआ। जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, जहाँ से इलीगल पानी जो है वो लोगों को सप्लाई किया जाता है, और ये करोड़ों रुपए का बिजनेस बन गया। और अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत से जो ड्रग डीलर्स थे, ये इतना ल्यूक्रेटिव और इतना पैसे वाला काम है कि वो ड्रग का काम छोड़ के इधर आ रहे हैं। तो आज हम बताएंगे, हमारे नुमाइंदा भी होंगे वहाँ से, कि कितने हाइड्रेंट्स हैं इलीगल और किस तरह गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, और ये जो जंग उन पर कब्जे की है ये क्या है, और कल जो एक्शन हुआ था उसकी क्या हकीकत है। और फिर साथ ही आज मैं एक फॉलो अप करूं, लेकिन उसके साथ नई डिटेल्स लेके आऊँ। हमारे एक नाजिर हैं, उन्होंने ये बात की थी कि एक ज़रा तफसील से बात करें कि पाकिस्तान में कितने ज़राए हैं हमारे पास बिजली पैदा करने के, कोयले के, हवा के, और इसके अलावा जो पानी के, और हम अंधेरों में किस तरह से मुब्तला हैं। तो ये कैसी स्टोरी है कि हम इतने बड़े पोटेंशियल के ऊपर बैठे हैं और मुल्क अंधेरों में क्यों है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, एक अहम स्टोरी है, मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब हैं, इन्होंने वजारत ख़ारजा से इख्तियारात छीन लिए थे कि आज के बाद इन अमेरिकन को वीज़े आप जारी नहीं करेंगे, मैं जारी करूँगा। अच्छा। वो आपको इंटरेस्टिंग डिटेल बताएंगे कैसे फ़ॉरेन ऑफिस से ये पावर्स उन्होंने ले ली थी और फ़ॉरेन ऑफिस ने चुप करके उनको दे दी थी। उसके बाद ये अमेरिकन को कैसे और किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में वीज़े जारी किए गए थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, वो शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इससे बड़ा जो एक इशू है जिस पर मेरा ख्याल है हमारा फोकस नहीं हो रहा पाकिस्तानी मीडिया का, और मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रहा, हल्का बंदियाँ जो बनाई गई बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में पर्टिकुलर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि ये कैसे इनको मैनूवर किया जा रहा है। प्री पोल यहाँ पे रिगिंग का बंदोबस्त कर लिया गया है पंजाब की हद तक कि आप जो बल्दियाती इदारों के लिए हल्का बंदियाँ बना रहे हैं, जो नए इलेक्शन आपने करवाने हैं, तो वो कैसे मैनूवर करने की कोशिश की जा रही है। और जो डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं पंजाब के हर ज़िला में, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने किस तरह की हल्के बंदा बनानी है जिससे हमारे ही उम्मीदवार जीत सकें। वो भी आपके साथ आज उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशन भी बताएंगे कि इसके क्या खौफनाक नतीजे निकलने वाले हैं। ठीक है क्लास साहब, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर। जॉन केरी ने भी कल कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, देर पा ताल्लुकात हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन क्लास साहब, ये गुडी ताल्लुकात जो है, एक और रेमंड डेविस और एक और एबटाबाद ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन हो, इसकी मार है, फिर आपकी इमदाद बंद हो जाएगी, फिर ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, दहशतगर्दी के इल्जामात लगेंगे। ऐसी दोस्ती में हमारा फायदा या नुकसान है? शाजिया, ये फ़ायदे नुकसान तो होते हैं मफादात की बुनियाद पे, क्योंकि हमें अपने मफादात देर से समझ आते हैं, अगर आते हैं तो हम समझना नहीं चाहते। मैं इस चीज़ से ज़्यादा, एक तो ये इशू जो आप उठा रहे हैं, ये बड़ा एक अहम इशू है। कल मैं फॉक्स टीवी पे, जबकि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका में, कल फॉक्स टीवी ने एक इंटरव्यू किया फिल्म मेकर का। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने लोगों ने वो देख सके हैं या नहीं देख सके। उसकी हेडलाइन थी, जो उसकी डॉक्यूमेंट्री की, वो था जिहाद इन अमेरिका। उन्होंने जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं और जिस तरीके से उनका अमेरिकन के साथ एक टग ऑफ वार चल पड़ी है,
और अमेरिकन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया, ये मुसलमान हैं या जितने भी लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बिग थ्रेट बन रहे हैं वहाँ पे। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है जो बहुत बड़ी पॉपुलर हो रही है वहाँ पे अमेरिका में, और उसको देखा जा रहा है कि कैसे ये मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, ये अमेरिकन के लिए बहुत बड़ी बिग थ्रेट बन के उसमें आ रहे हैं। हो सकता है आपको इसका ये कनेक्शन को अपने सवाल से नज़र ना आता हो, बज़ाहिर ना लगता हो कि जिहाद इन अमेरिका डॉक्यूमेंट्री अगर बनी है तो उसका नवाज शरीफ साहब के विजिट से क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम जो ये मुसलमान हैं, मैं यूरोप में, आप लोग भी जाते रहते हैं और भी बहुत सारे हमारे देखने वाले जाते रहते हैं, मैंने खुद अब की दफ़ा मैं यूरोप में गया, मैं आपको रिलेशनशिप पे आ रहा हूँ कि हम किस तरह के रिलेशनशिप वेस्ट के साथ रखना चाहते हैं या किस तरह के होने चाहिए, या वेस्ट अब हमारे साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहता है, या हमने उनको मजबूर कर दिया है कि आप रिव्यू करें रिलेशनशिप को कि हम आपके साथ कुछ और किस्म का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। एक सर्वे हुआ यूरोप में, उसके मुताबिक 63% लोग अब ये कहते हैं कि मुसलमानों को आप यूरोप में इमिग्रेशन इन राइट्स कम करें या इनको यहाँ पर नेशनलिटीज़ ना दें। अब वही बात अमेरिका में आना शुरू होगी, जो वहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से बड़ा मुल्क समझा जाता है, वहाँ पे ये बहुत पावरफुल आवाज़ें आना शुरू हो गई। कल आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम किया गया इसी पे कि मुसलमान जो है अमेरिका में कैसे वो जिहाद का ये प्रचार कर रहे हैं, कैसे हमारे साथ कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, हमारी वे ऑफ लाइफ के लिए थ्रेट हैं। इसलिए ये हमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा पाकिस्तान को पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें दहशत गर्दों का मरकज समझा जाता है कि हम अमेरिका के साथ किस तरह भी तो हो सकता है। काई साहब, अच्छा, मेरे बड़ी अच्छी बात कल क्लासर साहब ने पॉइंट आउट की, जूं एक क्लास वार की एक बढ़ रही है अमेरिका में, जिसकी गुंजाइश पैदा हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो उनका रवायत फॉक्स जो है एक्सट्रीम राइट विंग चैनल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें वो ये है कि इन थ्रेट्स को सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो बोझ आ रहा है वो वहां पे आ रहा है मैक्सिकन्स पे जो स्पेनिश स्पीकिंग है, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खासी बड़ी तादाद में, क्योंकि वो उनके यहाँ बच्चों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत गोरों के, तो वो एक तो वो डेमोग्राफिकली फ़र्क डाल रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बुनियादी सवाल किया था ना कि पाकिस्तान को अपीज करने की जो कोशिश है, इसमें क्या बातें। पहली बात तो ये कि इस रीजन में चाइना सबसे बड़ी थ्रेट है उनको, और चाइना हमें एनर्जी पावर का कॉरिडोर बनाना चाहता है, तो वो बिल्कुल हमें एंगेज करना चाहते हैं, हमें आइसोलेट नहीं करना चाहते। हाँ। कि किसी तरीके से वो यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि चाइना अब अमेरिका का आलम यह है कि इस दफा फॉक्स, ये क्लास साहब फॉक्स की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि पिछले साल जो उसने 21 अरब डॉलर बांटे थे एक इंपीरियल पावर होने के हवाले से, उस पर भी वो एतराज कर रहे हैं कि ये इमदाद देने की वो अब काबिल नहीं रहा, और इस साल ये जो पैसे मिले हैं इस पे भी, जो अगर फॉक्स की स्टोरी अगर आप देखें तो वो ये कह रही है कि हजूर ये आप क्यों पैसे दे रहे हैं, आपके पास तो अपने पैसे नहीं है। तो एक तरफ तो ओवर स्ट्रेच ऑफ द सुपर पावर हो रहा है, क्योंकि अगर शटडाउन जारी रहता तो अमेरिका के पास टोटल 30 बिलियन डॉलर रह गए थे, तो उसके अंदर का इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके बाद उसका ओवर स्ट्रेच है और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और साथ उसकी अंदर से इकोनॉमी जो है बैठ रही है। अब उसमें उन्हें एक थ्रेट चाहिए, उन्हें एक उसामा बिन लादेन चाहिए। हाँ। अगर नहीं होगा तो वो उसको इन्वेंट कर लेंगे। वो इसी तरीके से फॉक्स और ये चैनल जो हैं इन थ्रेट्स को अब हवा देंगे। असल में बात यह है कि वहां अब तीसरी पार्टी, लेबर पार्टी की बात होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आम आदमी ये समझ रहा है और ये सही समझ रहा है कि दोनों पार्टीज जो हैं रिच और माइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और आम अमेरिकी जो है, आम वर्कर जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले। मैं आपकी बात की तरफ वापस आऊंगी। आपने डॉक्यूमेंट्री की बात की, तो क्या ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है? किस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं, किन मसाइल को जिंदा रखना चाहते हैं अमेरिकी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज चलाकर या जिहाद की इस तरह बातें कर क्या मसाइल पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? उन्होंने शाजिया, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, उन्होंने ये सवाल पूछा उनसे, ये वाली बात कि आप क्यों इसको करना चाहते हैं, जो सवाल आप पूछ रही हैं। उनके न्यूज़ एंकर ने भी ये सेम सवाल पूछा जो उसके ये फिल्म मेकर हैं। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने 9/11 के बाद उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस की है, तो उनका ये कहना था कि कब तक आप हक़ाइक़ से आंखें चुराते रहेंगे। वो, और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा ये लोग हमारे सिस्टम में रहते हैं, यहीं पे आते हैं, सिविल लिबर्टीज़ को आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारा निज़ाम इनको यहाँ पे बेनिफिट्स देता है, इनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं, उन्हीं के टूल को इस्तेमाल करते हुए तरक्की करते हैं। हाँ। उसके बाद भी ये बैठ के जिहाद का प्रचार करते हैं और अमेरिकन को ही मारना चाहते हैं। और बड़े उन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं, ये ऐसे नहीं कि प्रोपेगेंडा, एक तो होते हैं कि ये बैठ के जैसे हम 3 इकट्ठे हो जाएं और किसी की बाशिंग शुरू कर दें। उन्होंने बाकायदा क्लिप्स दिखे हैं बहुत सारे लोगों को, इनसाइड गुफ्तगू जो उन्होंने की है, कोई कैमरे पर की है, कोई उन्होंने, आजकल आपको पता है यहाँ पे टूल्स तो बहुत सारे आ चुके हैं अल्टरनेट मीडिया के, सिर्फ कैमरा होना जरूरी तो नहीं है। उन्होंने तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग के साथ, फुटेज के साथ दिखाया कि फलां जो मुसलमान जो हैं आपके, ये घर में बैठ के किस किस तरह या इनसाइड जो इनकी गुफ्तगू है, ये कैसे गुफ्तगू करते हैं, अमेरिकन से कैसे नफरत करते हैं। इसके बावजूद भी आप लोग इनको यहाँ पर प्रमोट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हुए हैं, जो मैं इसको उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अमेरिका के अंदर वो जो
9/11 के बाद की टॉलरेंस थी वो ख़त्म हो रही है ऐसा ऐसा ही। पहले यूरोप में ख़त्म हमने होती देखी है, इवन ब्रिटेन में हमने नस्ल ये परस्ती के ये मुजाहरे ज़्यादा देखे, यूरोप में देखें, अब वही काम अमेरिका में शुरू होने वाला है। ये पाकिस्तान के लिए काज ऑफ वरी है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को कंसेशन देना चाह रही है। अगर ये देना चाहे, जैसे हमारे सामने नज़र मिलिट्री एड आ रही है, उनकी इकॉनमी एड आ रही है, सोशल सेक्टर में दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पे पावरफुल अनासर हैं जो उन पर ये जोर भी डाल रहे हैं कि आप एक ऐसे मुल्क को वहाँ पे कंसेशन देना चाहते हैं, आप ट्रेड के एक्सेस देना चाहते हैं जो दहशतगर्दी जिहाद के हवाले से वो हो चुका है, एक सेंटर बन चुका है। सो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी एक डेलिकेट लाइन है जो उन्होंने वहाँ पे लेनी है कि पाकिस्तान में तो बेबस है हमारी हुकूमत, ना ये तालिबान से लड़ सकती है, ना अमेरिकन प्रेशर को रजिस्ट कर सकती है। इसलिए देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब इन दोनों एक्सट्रीम में से ये कैसे बड़ी अपनी होशियारी में से निकल सकते हैं, प्रिवेल करेंगे। और ज्यादा एक्सेस तो हमने उन्हें दे रखी है, 700-800 अरब का तो हम मसला खरीद लेते हैं एक साल में उनसे। वी हैव गिवन अ ग्रेटर ट्रेड। हम भी तो उनसे अमेरिकी मंडियां मांग रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि तो हमारी तो पहले ही उनके पास है, हमारे तो पहले उनके पास। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल मुलाकात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा की। हमारे साथ इस वक्त दुनिया अखबार के रिपोर्टर फैसल रजा खान टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फैसल, क्या ये बात दुरुस्त है कि अमरीकी जो है वो अपनी मर्जी के मामलात पर बात करना चाहते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो डिस्कस नहीं करना चाहते? जी, काफी हद तक जो है वो ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है कि अमरीकी अपनी मर्जी का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खास तौर पे जैसे अभी आप लोगों ने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, बड़ा राइटली ये बात आप लोगों ने की थी कि जो $30 करोड़ की फौजी इमदाद जो है उसकी बहाली है, और इसी तरह जो मुख्तलिफ पीनट्स जो हैं वो दी जा रहे हैं, जो कि सलाला और जो 2 मई के वाकयात हुए और रेमंड डेविस के जो वाकयात हुए थे 2011 में, उसके बाद जो है और काफी हद तक बहुत सारी इमदाद पाकिस्तान की रुक गई थी। अच्छा फैसल, ये बताएं वो किस बात पे बात नहीं करना चाहते, हमें अलाउ नहीं कर रहे? जी, उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें खास तौर पे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफर है पाकिस्तान को, उस हवाले से जो है वो किसी किस्म की बातचीत जो है वो फिलहाल नहीं करना चाहते। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, खास तौर पे उसमें इंडियन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि अभी तक उनका जो इंडिया के साथ मुआहदा है उसमें भी जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसके एतराजात मौजूद हैं। इसकी वजह से जो है वो अमेरिका काफी हद तक जो है वो मोहतात है पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी पे देने पे। वो नहीं दे रहे, वो हमें नहीं दे रहे। फैसल जी हाँ, और फैसल एक फैसल आपने कहा कि वो उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इसका तल्लुक हमारे माजी के कंडक्ट से तो नहीं है कि अमेरिकन ने हमें जब भी कोई टेक्नोलॉजी है तो हमने दूसरे मुल्कों को ट्रांसफ़र कर दिया बगैर अमेरिकन से पूछे हुए? और पर्टिकुलर जैसे हमने देखा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बहुत बड़ा स्कैंडल रहे हैं हमारे, हम इसको दुनिया भर में बेचते रहे हैं। ऐसे हमने देखा स्टिंगर मिसाइल दिए तो वो जाके पता चला कि हमने ईरान को बेच दिए। ऐसे उनके कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, या इवन F-16 तैयारे दिए गए तो हमने उनको चाइना को ट्रांसफ़र किए। तो अब समझते हैं कि अमेरिकन या दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती कि अगर पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी जाए तो ये खैर से चुपके से कहीं आगे ट्रांसफ़र कर देते। ये वजूहत भी हो सकती हैं जिस वजह से अमेरिकन हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और कोई टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र नहीं करने को तैयार। क्लासेस साहब, ये एक वजह है, ये एक वजह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एतमाद की कमी है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये एक वजह है कि अमरीकी जो है वो बहुत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का ट्रस्ट नहीं करना चाहते, नंबर एक। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको बखूबी इल्म होगा कि जो डिसआर्मामेंट या तखफीफ असलहा के हवाले से जो टॉक्स चल रही हैं जनीवा में, उसमें पाकिस्तान मुसलसल जो है वो FMCT फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी है एक, उसके ऊपर जो है और दूसरे इश्यूज के ऊपर जो है कुछ चाइना का साथ दे रहा है। इस तरह स्पेस में जो आर्म्स रेस है उसमें उसके हवाले से भी चाइना और रूस का साथ दे रहा है। तो अमेरिका की मुसलसल मुखालफत वहाँ पे जारी है, और FMCT के ऊपर मुखालफत की वजह से भी एक उनसर ये है कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका नहीं जाना चाहता पाकिस्तान के साथ किसी मुआहदे के ऊपर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने खुद मेंशन कर दी कि एतमाद की कमी है और इसकी वजह से नहीं देना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रीचेस होती रही हैं माजी में,
और इन ब्रीचेस की वजह से नुकसानात जो हैं वो अल्टीमेटली जाहिर है कि इंटरनेशनल जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसमें नुकसानात होते हैं। सही फैसल, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात भी है, वो एजेंडे में शामिल है, क्योंकि वो कल अखबार में भी पढ़ा कि वो मुज़ाकरात की डिटेल्स जानना चाहते हैं जो पाकिस्तान ने करने हैं तालिबान के साथ। और साथ में ये भी क्लब कर दूं कि क्या इसके अलावा भी कोई मामला है जिसपे वो कहते हैं हमसे बात ना करें? जी, तालिबान का जो इशू है वो अमेरिका का इशू नहीं है, खास तौर पे जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनके साथ जो टॉक्स हैं वो अमेरिका का इशू नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसमें जितने भी ऐसे हाइड आउट्स हैं जहाँ पे के दहशतगर्द या अस्करियत पसंद जो हैं वो छुपे हुए हैं या वो कार्रवाइयाँ करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर, तो वो उनको रोका जाए और उसमें जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी का जो मैकेनिज्म है उसमें पाकिस्तान को हेल्प करना चाहता है। वो डिटेल सिर्फ इस हद तक लेना चाहते हैं कि किस किस्म के लोगों के साथ मुज़ाकरात करने जा रहा है पाकिस्तान और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो अफगानिस्तान में क्या होंगे और क्या अफगानिस्तान में जो 2014 के बाद जुज़वी विड्रॉल होने जा रहा है वो विड्रॉल या ड्रॉ डाउन जिसको वो कहते हैं वो उसके ऊपर कोई मुज़िर असरात तो नहीं पड़ेंगे। ये उनके खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से। एक फैसल छोटा सा सवाल लास्टली, ये जो पाकिस्तान इतने टेररिज्म का शिकार है, कभी हमने सुना नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान से डेलीगेशन गए इन्होंने अमेरिकन से कोई न्यू टेक्नोलॉजी मांगने की कोशिश की है जो काउंटर टेररिज्म में इनको हेल्प कर सको। ये भी कोई इनके एजेंडे पे है कि कैसे अमेरिकन पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी कर के वो ये अपनी दहशतगर्दी को बेहतर तरीके से हम इनको फाइट करें। पैसे भी मांगते हैं, लोन भी मांगते हैं, फौजी इमदाद में दूसरी चीज़ें, ये कोई हमने टेक्नोलॉजी भी मांगी है कि कैसे आपने मॉडर्न ये टेररिज्म को आपने बीट करना है या इसको फाइट करना है? ये एक अफसोसनाक बात है क्लासा साहब के हमारी जो क़यादत है, नवाज शरीफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात भी कल होने जा रही है ओबामा साहब से, लेकिन जो एजेंडा है उसमें ऐसा आइटम, ऐसा नुक्ता नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए या कोई ऐसी चीज जैसे कि अमेरिका ने पहले कमिट किया था कि पाकिस्तान को लाइट हेलीकॉप्टर्स, नाइट विजन्स और MRVs, जो कि खास तौर पे MRVs यूज होती हैं, IEDs जो धमाका खेज मवाद के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो उन इलाकों में कार्रवाई बिला खौफ खतर कर सकें जहाँ पे जो है वो इस किस्म की बारूदी सुरंगें या वो इससे पहले जनरल न्याजी का वाकया हम देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है क्योंकि इस डेलीगेशन के अंदर मिलिट्री का उनसर शामिल नहीं है और ना ही जो है वो इस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो कोई बात होने शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। अच्छा काई साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, फिर हमें आगे भी बढ़ना है। मंडियों तक रसाई देने की बात की गई, इसमें तो कोई शक नहीं है अगर हमें रसाई मिल गई तो हमारी जो गिरी हुई मैशियत है इसको किसी ना किसी हद तक संभाला जरूर मिलेगा। पहली बात तो ये है कि मंडियों तक रसाई भी मिल जाए। जो हमारे यहाँ हालात हैं उसमें जो एक्सपोर्ट हमारी जो है वैसी गिर रही हैं, जो ये बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, कंपेटिटिव हम नहीं रह रहे। लेकिन बात ये बड़ी दुरुस्त बात है कि हमसे उन्हें मंडियों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, WTO और गैट के जरिए सिर्फ वही कह सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप क्लोजली इस निजाम को वॉच करें ना तो वो आप वहां हर चीज जाकर नहीं बेच सकते। आप यहां रोक के देखें, मिसाल के तौर पे हमें मेरे डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात हुई थी कि 30% से ज्यादा जो हमारी दरामदात है हम उन्हें बंद कर सकते हैं और हम अपना जो डिफेंस जो डेफिसिट है उसको नीचे ला सकते हैं। मगर यह है कि सबसर्वियंस है, वो नहीं करने देते, आपकी इकोनॉमी को वॉच कर रहे होते हैं और वहां वो अपने इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे रखते हैं, वहां आपको लॉ अपनी मर्जी से करते हैं। तो ये आपको मामला करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की कि कल जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, 7 इसमें जो मुसाफिर थे वो जाम बहक हो गए। फिलहाल ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल है। हमारे नुमाइंदे, हम रब्ता करेंगे हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह से कि उनसे बात हो और जान सके, उनसे बात करने की कोशिश करें कि जो ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल थी और खासतौर पर जो ट्रैक तबाह हुआ था वो कब तक बहाल हो जाएगा। काई साहब, एक तो दहशतगर्दी का खौफ और दूसरा आज हमारी ट्रेनों की हालत ये सबके सामने है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें दहशतगर्दी को पहले खत्म करना है या हमें इदारों को पहले जो है वो ठीक करना है? एक तो हम बहाना भी बना लेते हैं जी, सारे काम हो जाएंगे जरा पहले दहशतगर्दी निपट ले हम। हाँ। तो दहशतगर्दी से भी नहीं निपटते, बाकी काम भी नहीं होते, तो लिहाजा लोग तो सफर करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ फरीदुल्लाह, जो कल ट्रैक तबाह हुआ कब तक बहाल हो जाएगा? इस वक्त वहाँ पर आमदोरफ्त की ट्रेनों की आमदोरफ्त है, इसकी सूरत हाल क्या है, जरा अपडेट कीजिए। और एक बात और ये बताइएगा कि वहां से जब ट्रेन चलती है तो उसके साथ क्या कोई कंटिंजेंट होता है जहां से गुजरती है, वहां कोई सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं? आए रोज ये हो रहा है, बताएंगे कुछ हमें फरीद? हाँ जी बिल्कुल। अब जो कल ट्रैक तबाह किया गया है, इसके बाद तकरीबन 100 से 150 फुट का जो टुकड़ा था ट्रेन का
वो तबाह हो गया, तो उसको फौरी तौर पर रेलवे इंतजामिया ने बहाल कर दिया है। रात को आमदोरफ्त जो थी ट्रैफिक बहाल हो गई। आज जो तीनों ट्रेनें हैं, जाफर एक्सप्रेस है, नवाब बुख्ती एक्सप्रेस है और बोलान मेल है, ये तीनों अपने मामूल के मुताबिक जो टाइमिंग है उस पर रवाना होंगी। अगर हम हिफाजती इक़दाम की बात करें, जो कोई ट्रेन जो चलती है यहाँ से लेकर जहानाबाद तक, कुछ इलाका पहाड़ी, बाकी मैदानी इलाका है। कल जो मैदानी इलाका है जहाँ ये नौताल का इलाका, ये वाक़या पेश आया, तो टोटल मैदानी इलाका है। इसके साथ होता है ऐसे कि कोयटा जब रवाना होती है, यहाँ जो रेलवे पुलिस है उसके 6 एहलकार साथ होते हैं, लेकिन वो एहलकार जो अपनी ड्यूटी है कि मुसाफिरों की हिफाजत करें, आने जाने वाले पर नजर रखें, मशकूक चीजों पर नजर रखें, और उस रखने की बजाय ज्यादातर उनकी तवज्जो ये होती है कि जो बर्थ खाली है, जो सीटें खाली हैं, बेच के अपनी जीत कर्म करें। अच्छा फरीदुल्लाह, कहा गया है कि 9 माह में ट्रैक्स को 8 मरतबा ट्रेनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। अब जैमर्स लगाने का फैसला किया गया, ऐसी भी जब आप ये वो ट्रेनों में आप कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी के लिए लोग हैं वो बर्थें बेचते रहते हैं, ये क्या कहानी है फरीदुल्लाह? जी बिल्कुल, ये कहानी ऐसी है कि मतलब जो रेलवे पुलिस का अमला है वो स्कूटी भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो जहाँ ट्रेन चलती है देखते हैं सीटें खाली या बर्थ खाली हैं, वो उनकी खरीदो फरोख्त में लगे रहते हैं, अपने खुद जाके वहाँ बैठ जाते हैं आराम। स्लीपर के जो डब्बे खाली होते हैं, जो केबन खाली वहाँ जाके बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये, इसके साथ जो काम कर रही है एफसी कर रही है, पहाड़ी इलाके हैं उनके मोर्चे हैं, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ हर तकरीबन 10-15 फरलांग पे उनका एक सिपाही मौजूद होता है ट्रैक की हिफाजत के लिए। इसके बावजूद जो है इतने धमाके हो चुके हैं। आपने 9 माह की बात की, अगर हम 5 साल की बात करें 2008 से लेकर अब तक तकरीबन 120 धमाके हो चुके हैं रेलवे ट्रैक पे। तो सिर्फ कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में जैमर्स लगेंगे? जी, अब इनको बचाव पे तो यही तरीका है कि जो जैमर रेलवे ट्रैक पे रिमोट कंट्रोल बम लगाए जाते हैं, इनको वाहिद तरीका यही है कि जो इंजन चलते हैं, जो बोगियां, उनमें अगर जैमर लगाया जाए तो एक वाहिद तरीका है जिससे बचा जा सकता है। और साथ साथ इनको सिक्योरिटी भी टाइट करनी चाहिए और जदीद जो तकाजे हैं सिक्योरिटी के उनको अपनाना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, आपका फरीदुल्लाह जी। क्लास साहब, आप इसमें कुछ कहेंगे? कैसी है हमारी सिक्योरिटी? मुझे एक तो बड़ी खुशी हुई कि फरीदुल्लाह ने वहाँ से बैठ के जो चीज़ें बताई हैं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग एक रिपोर्टर की इतने दूर दराज एरियाज में बैठे हुए है कि कैसे आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन थ्रेट्स को आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये एहसास इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी को नहीं है। आप भी इस्लामाबाद आते रहेंगे, यहाँ आज भी टार्च लेकर सिपाही खड़ा हुआ है और आपके मेरे चेहरे देख रहा है कि ये शरीफ आदमी है या ये बदमाश है, इसको जाने दें ना जाने दें। वो तो यहाँ से इतना दूर बैठ के ये सैकड़ों मील की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये कुछ होना चाहिए, जैमर्स लगाएं, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो भाई इस्लामाबाद में कुछ नहीं है यहाँ पे, आप कभी तशरीफ़ लें या आके यहाँ पे देख लें। इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज़ें आप बता रही हैं एक कॉमनर को भी समझ आती है कि सिक्योरिटी के आप अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी टॉप से बॉटम तक सब लोग करप्ट हो चुके हैं। कोई अपनी यहाँ पे ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। जैसे वो बता रहे थे और काजी साहब ने बड़ा एक इंतहाई मासूमाना सवाल किया उनसे कि अच्छा वाकई ये बर्थ वगैरह ये खरीदो फरोख्त करते हैं। हालांकि काजी साहब और मैं ये बचपन से यही इनको देखते हैं, ये ट्रेनों पे हमने भी सफ़र किए हुए हैं कि पुलिस वाला सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स होता है, ये करप्शन का होता है, टिकट खरीदने का होता है, बर्थ लेनी है, टिकट लेनी है, ये सारे पुलिस वाले खड़े यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। ना आपकी ब्यूरोक्रेसी कुछ करने को तैयार है, ना इनके पास प्लान्स हैं। जो प्लान्स बनाते हैं उसमें से करप्शन करते हैं। ये बहुत सारे स्कैंडल हमारे सामने आते रहते हैं। दहशतगर्दी बीच में आ जाती है, ये भी तो एक हकीकत है ना। रेलवे को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, साद रफीक जो भी आप देखें इतनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि उनके जितने भी इंजन मंगवा रहे हैं, वॉट एवर जो भी कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी भी तो आड़े आ जाती है। अब दहशतगर्दी जो वो आपका, मैंने तो बैठ के कुछ पाकिस्तान के लोग तो उस तरीके से बीट नहीं कर सकते। उन्होंने जिन लोगों को हुक्मरान बनाया है, हमारी फोर्सेज हैं जो हमारे कमांडर रहे हैं, ये तो उनका काम था जिनको जहाँ 6-6 साल मिले रहे। उसके बाद भी आज हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के पैरों में पड़ा हुआ कि माफ़ कर दें, अल्लाह रसूल के वास्ते डाल दें। ये तो हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए कि आप इस मुल्क के 6 साल कमांडर रहे हैं, आप इस मुल्क के 5 साल जहाँ हुक्मरान रहे हैं, आप लोग यहाँ रूल कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स आपको ये पैसा किस लिए दे रहे हैं? अगर आप उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उनकी जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते, टेररिज्म से आप उनको आज़ादी नहीं दिलवा सकते। फैसल रजा खान को आपने सुन लिया है, हमारे एजेंडे पे भी नहीं है ये बात। हम अमेरिकन से बात भी नहीं करना चाहते। अमेरिकन के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। मैं कल ही एक स्टोरी पढ़ रहा था कि उन्होंने कैसे एक अलकायदा के एक बंदे को उसकी बीवी की ईमेल के जरिए ट्रेस किया। ये एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं कल एक अंग्रेजी अखबार में। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, हम वहीं पे बैठे हुए हैं, ना हमारे पास कोई अक्ल है, ना समझ है, ना मोटिवेशन है। हम टिकटें बेच सकते हैं, हम बर्थ बेच सकते हैं,
ये जो उसने कहानी सुनाई है फ्रीडम, इससे सबसे ज्यादा की हमारी बढ़कर कैपेसिटी शायद नहीं हम है। आपको याद है कि जो मुल्ला उमर मुझे थे ब्रेक वो तो मोटरसाइकिल पे जो है वो बैठ के चले गए थे। हमारा कुछ एरिया ऐसा है, सही। शायद टेक्नोलॉजी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे, क्लासरा साहब हमें डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि रहमान मलिक ने वज़ारत ख़ारिजा से इख्तियारात छीन कर अमरीकियों को धड़ाधड़ वीजे क्यों दिए, इसके पीछे क्या राज है, शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस आपकी उस खबर पर बाद में आते हैं, रहमान मलिक ने किस तरह वज़ारत ख़ारिजा से इख्तियारात छीने। हल्का बंदियों की पहले बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पंजाब में क़वाइद व ज़वाबित को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, यहाँ पर हल्का बंदियां करते हुए मुस्लिम लीग नून अपने मफाद में करवाना चाहती है। जी शाहज़, मैं अभी अपने डिस्ट्रिक्ट लिया गया हुआ था, ईद पे गया हुआ था। मुझे ज़्यादा इसका पहले नहीं था कि ये हल्का बंदियाँ क्या चीज़ होती हैं, क्या इनका इम्पैक्ट होता है, बल्दियाती इलेक्शन में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रूलिंग पार्टी किस तरीके के अपने काम करती है, और जो सबसे बड़ी इस मुल्क की बदनसीबी है वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। कैसे डिप्टी कमिश्नर जो हैं ग़ुलामों की तरह वहाँ के MNAs और MPs के कहने पर हल्का बंदियाँ तोड़ रहे हैं, उनको बना रहे हैं। और मैंने जो तमाशा देखा है वहाँ पे ज़िला या लिया में देखा है, जो वहाँ पे बैठे हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ऑनरेबल साहब हैं, जिनको टास्क दी गई, ये सिर्फ एक ज़िले को मैं एज ए रोल मॉडल पेश कर रहा हूँ, एज ए पायलट प्रोजेक्ट ले रहे, बाकी ज़िलों में यही हिसाब है। एक MPS साहब की, जो साबिक MPS साहब थे, उनकी निगरानी में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है ज़िला लेवल पर कि जनाब आप बैठेंगे, आप इसको रिकमेंडेशन देंगे कि एक जो हल्का है, कि हल्के से मुराद है कि एक काउंसलर जो है वो कितने वोटों से उसने आकर मेंबर बने, और तोड़ फोड़ ऐसी की गई जिसमें उनके या रिश्तेदार जीत सकते, अपनी बिरादरी बैठी है, बिरादरी का हल्का अलहदा कर दिया। अच्छा। जो मुखालफिन जहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं उसमें अगर 5,000 का हल्का था तो उसको 15,000 कर दिया गया, उसमें मजीद लोग ऐड कर दिए गए हैं, और ऐसी बंदर बांट की जा रही है। मैं हैरान होता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि 7 दिसंबर तक ये कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाएंगे। इन्होंने इलेक्शन जीतने का अभी से प्लान कर रहा है। सबसे पहला इन्होंने कहा कि गैर ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाएंगे, ताकि अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, जैसे फैसलाबाद में आ रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि पार्टी हार गई इलेक्शन। बिल्कुल, कौन हारा है और कौन जीता है, ये वहद इलेक्शन होगा जिसमें कोई पता नहीं चलेगा कि कौन हारा है और कौन जीता है, ये बल्दियाती इलेक्शन। और अगर जीत गए तो नून के चेहरे सामने आएंगे। जीतने हैं। उन्होंने कहा हर सूरत हमने जीतना है। नवाज लीग ने कहा कि अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हार गए तो आपको तो मैंडेट खतरे में पड़ता है, इस्लामाबाद में भी। उसका तरीका ये निकाला, डिप्टी कमिश्नर साहब जो बैठे हुए जिन्हें पोस्टिंग चाहिए हर जिला में, उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने कहा हजूर आप जाएं, अपनी मर्जी की हमें डिलिमिटेशन करके दे दें, आप नई हल्का बंदियां हमें बना के दे दें, जो फरमाएंगे मैं ठप्पा लगा दूंगा। सो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी इन सियासतदानों के साथ मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर फिर तुल गई है। इस पे कहीं ना कहीं पे इंटरवेंशन होनी चाहिए। ये जो नई हल्का बंदियां बनाई जा रही हैं, इस पर खासा शदीद शोर शराबा आ रहा है। और जो मेरा ख्याल हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस अर्बन सेंटर्स में बैठे हैं, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद या दूसरे बड़े शहरों में, हमें पता ही नहीं है कि देहातों को कैसे मैनूवर किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और कैसे हल्का बंदियों को तोड़ा जा रहा है। महज वहाँ के जो लोकल MPs हैं उन्होंने अपने अभी से उनके रिश्तेदारों के फरिश्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में कुछ करता? ये तो इलेक्शन कमिश्नर तो ये बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए बना हुआ है अल्लाह के फजल से। ये थोड़ा इस मुल्क के लिए उन्होंने करना है। ये तो ओल्ड हाउस है। इलेक्शन कमीशन में तो वही है ना जिसने वो स्याही सप्लाई की थी, याद है ना आपको? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो ओल्ड होम है, ये वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर का कंसेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे नाफिज होता है, बाकी पे नहीं होता। तमाम बुजुर्गों को 70 साल, 75 साल, 84 साल, 65 साल, उन्होंने कहा रिटायर हो रहे हैं, घर बैठेंगे, बोर होंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि इनको लाया जाए, नौकरियां दी जाएं और इस मुल्क को चलाया जाए। और चुप करके बैठे हुए इलेक्शन कमिश्नर। अब आप इंतहाई खौफनाक किस्म का देहातों में काम देखें, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे, आपकी टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और मैं सिर्फ जिला लिया कि इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, मैं वहीं से होके आया हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं। उन्होंने जिस तरह के हल्के बनाए, एक हल्का 500 वोटों का है साहब, तो दूसरा उन्होंने 15,000 का बना दिया है। और ऐसी इन्होंने काट छाट की कैंची चलाई है कि बंदे को हैरानी होती है कि ये कर क्या रहे हैं। और इतने इन्होंने उस तरह कैंचियां रखी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है इस मुल्क की, जो हम ये सो कॉल्ड करीम है, कि DMG ग्रुप इनके साथ मिलके, इन्हीं एक MPA के साथ मिलके वो बैठ के डिलिमिटेशन करा रहे हैं कि आपका बेटा किस हल्के से जीतेगा, सर मुझे बता दें ये लाइन कहाँ से खींचनी है और मैं आपको ठप्पा लगा देता हूँ। सो पाकिस्तान की सियासी और आपकी दोबारा आपकी सिविल जो सर्विस है, ये मिल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुल गए हैं। ये मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन की शफाफियत पे। क्लासरा साहब
ये तो वो पहले से जीत रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की हल्का बंदियां की जा रही हैं पंजाब में, नवाज लीग पहले से जीत गई है। और जिस तरह के ब्यूरोक्रेट्स कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पंजाब हुकूमत के बैठे हुए हैं, और जिस तरह वो उनके जरिए पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है, ये मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। ये कभी भी ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, ये रियल पावर्स नहीं जाने दे रही वहाँ पे उस पर निचले सतह पे। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनसे मांग लेगा नोटिफिकेशन हल्का बंदियों का। ये कल हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन पेश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप लग जाएगी वहां से कि ओके जी एवरीथिंग इज ओके। सो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारी इल्तजा है कि हजूर इस पे एतराज़ात देख लें। इस पे जो चीजें आ रही हैं कि 500 एक हल्का है और दूसरा आपने 15,000 का बनाया है। इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं की बीवियां, बच्चे, भाई अभी से तैयार हो गए कि आपने आके इनको लीड करने पर। हम फॉलो अप भी करेंगे, किस तरह अपने लइये के नुमाइंदे को भी लेते हैं इस पे, और जगह से भी पूछते हैं इस पे स्टोरी फॉलो पर। मैं जो आज स्टोरी करना चाह रहा हूँ, इस पे हमारे साथ किफायत भी होंगे कराची से। ये जो इंटरेस्टिंग बड़ी स्टोरी है क्लास साहब, मैं ये पढ़ रहा था कि बहुत से जो ड्रग डीलर्स हैं उन्होंने सोचा, अपनी हमाकत का उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने वो कारोबार छोड़ के तो पानी जो है, ये जो हाइड्रेंट्स हैं इलीगल वहां पे, इसका कारोबार शुरू कर दिया। मैं थोड़े से आपको फिगर्स बता दूं कि 84 के करीब हाइड्रेंट्स हैं, और वहां पे ये जो एक्शन भी हो रहा है, बेसिकली ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये कह रही है, उसमें ऑफिशियल को कोट किया गया है कि जो रिश्वत नहीं दे रहे ऑफिशियल्स को ये इलीगल हाइड्रेंट्स चलाने के लिए, और वो पानी जो है वो 2 नंबर पानी है, और वो जो है अभी कफायत हमारे साथ हैं। कफायत, आप हमें सुन रहे हैं कराची से? जी जी बिल्कुल जी। ये एक तो ये बताएं कि ये क्या रिपोर्ट है, और फिर ये जो पानी है ये सरकार ने सप्लाई करना होता है, और ये जो लोग, इसकी नौयत क्या है, और ये जो लड़ाई है, और ये क्या करोड़ों का खेल है ये भी? जी बिल्कुल, आपने बताया कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स है वो 84 है। वो 84 नहीं बल्कि वो 150 से भी ज्यादा है, और ये सारे गैर कानूनी है। रही बात पानी की किल्लत की, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल किल्लत है। अगर ये पानी चोरी ना भी हो तो फिर भी कराची को जो है पानी का सप्लाई किया जाता है, वो तकरीबन 40 करोड़ गैलन जो है वो कम पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बावजूद वाटर बोर्ड जो कि पानी का निजाम यहाँ पे चलाता है, उसकी लाइनों से जो है वो पानी यहाँ से चोरी किया जाता है, और चोरी करके वो ये लोगों को बेचा जाता है। एक और मैं बताऊं कि कराची में क्योंकि बोरिंग का पानी जो है वो आपको मीठा नहीं मिलता, तो आपको जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि वाटर बोर्ड की सप्लाई पर आप जो है मुनसर करें। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज जो है कुछ दिन पहले जो है वो, यानी कि 2 हफ्ते पहले से ये ऑपरेशन इनके खिलाफ जारी हुआ है, और अभी तक अच्छा, ऑपरेशन का कफायत ये बताएंगे, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं तो इसमें तो ये है कि जी ऑपरेशन भी जो हो रहा है वो सिलेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ लोगों की सरकूबी की जा रही है कि जो ठीक जो है वो पैसे नहीं देते ऑफिशियल्स को। इस पे आपका क्या कमेंट है? इस रिपोर्ट पे आज ही छपी है ये। देखें जी, किसी भी इलाके में कोई भी गैर कानूनी काम उस वक्त तक नहीं हो सका जब तक वहाँ की जो मकबूली पुलिस है उसकी रजामंदी शामिल ना हो, या उनका कोई इंटरेस्ट शामिल ना हो। ये जो गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं पानी का, इसमें भी यकीनी तौर पर ये कहा जाता है कि जो इलाका एसएच जो होता है उसको बाकायदा बताया जाता है, और वो इसमें से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। इससे पहले कई ऑपरेशन हमने देखे कि वाटर बोर्ड ने जो है वो इनके खिलाफ किए, और इनको जो है वो मिसमार किया गया, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह है कि वो दोबारा से वो अच्छा, ये मिसमार करने के बाद दोबारा बन जाते हैं? जी, बहुत से इलाकों में दोबारा भी बन गए हैं, और आपको पता है कराची के कुछ इलाकों में जो है वो। अच्छा, ये बताएं कफायत, ये तो पता चल गया, ये बताएं कि इस पानी की क्वालिटी क्या है, चेक कौन करता है इस पानी को? सुना है कि जो गटर का पानी है वो भी शामिल हो रहा है इसमें, और ये कराची की इतनी बड़ी आबादी जो है इतना बड़ा खतरे से 2-4 है इस सारे भत्ते के खेल की वजह से। देखें, ये तकरीबन 5 सोर्सेज हैं कराची को जो मुख्तलिफ जगहों से पानी सप्लाई करती हैं। एक हब जो डैम है वहां से सप्लाई होता है, रैचन से होता है, केंजर झील से होता है। तो ये रास्ते में जो कुछ जो है वो जगह ऐसी हैं कि जहाँ से जो है फजला शामिल होने के जो है वो इनके शफात सामने आए हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उनके मालकान जो है वो अपना फजला उसमें डालते हैं। ये से इंक्वायरी भी अभी चल रही है, और ये इशू काफी हॉट आजकल हुआ हुआ है, क्योंकि ये सारा पानी जो है वो कराची के 2 करोड़ आवाम को सप्लाई किया जाता है। इस पे हम आपसे फिर भी बात करते रहेंगे, और ये बात पानी का माफिया बन गया। और ये मैं आखिर में बस एक फिक्रा ये कह दूं कि यहाँ पे एक जगह एक बंदे को पकड़ा भी गया, तो बाद में जो आईजी जो है उनके कहने पे उसको उनकी इंटरवेंशन पे छोड़ दिया गया। तो ये क्या कराची के लोगों के साथ हम कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। रहमान मलिक ने किस तरह वजारत खारजा से इख्तियारात छीने, उन्हें वजारत दाखिला में कोई काम नहीं था जो वजारत खारजा में कूद गए। वो वजारत दाखिला में तो बहुत सारे काम थे और बड़े काम दिखाए भी सही उन्होंने, हाथ भी दिखाए, काम भी दिखाए। ये मतलब रहमान मलिक साहब के हमारे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं, उनकी मोहब्बत है हमारी, ये सख्त से सख्त बातें बर्दाश्त कर जाते हैं। हाथ भी दिखाए और काम भी दिखाए, वहाँ पे बड़ा लंबे काम किए। आपको याद होगा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब मेमो कमीशन बना था यहाँ पे, तो उससे ये बात की बात एक तकरीर की थी उन्होंने कौमी असम्बली में, जिसमें उन्होंने कहा था, और एबटाबाद कमीशन के हवाले से बात की थी, बड़ा मशहूर कोर्ट था। उन्होंने कहा, हमने तो कमीशन को कहा था ज़रा पता करें कि उसामा बिन लादेन जो हैं ये पाकिस्तान कैसे पहुँचे थे। तो कमीशन ने हमें चार्जशीट कर दिया, जी आप बताएं आपने अमेरिकन को वीज़े कैसे दिए थे। तो ये उसामा बिन लादेन जो है ये अमेरिका से या पाकिस्तान से वीज़ा लेके आया था कि आप उसको प्रूव कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। ये आपको बड़ा मशहूर कोर्ट है गिलानी साहब का। अब कुछ उसकी डिटेल सामने आ रही है कि कैसे जो अमेरिकन हैं उन्होंने पावर्स को शिफ्ट करवाया था, फॉरेन ऑफिस से लेके वजारत दाखिला को दी गई थी। एक सरकारी रिपोर्ट है जो मेरे पास, जिसके ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया गया है कि कहा गया, फॉरेन ऑफिस को कहा गया कि आप ये बताएं कि पिछले आपने 5 सालों में अमेरिकन को कितने वीज़े जारी किए हैं पाकिस्तान आने के लिए। उसके जवाब में वो ये फरमाते, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कितने अमेरिकन को वीज़े जारी किए। जरा अंदाजा करें, फॉरेन ऑफिस जिसने ये वीज़े जारी करने होते हैं, जिनका काम होता है दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज को मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हमने अमेरिकन को कितने वीज़े जारी किए हैं। उसका जवाब जब उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे फरमा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, उन्होंने ये जवाब पेश किया। वो कहते हैं जनाब के रहमान मलिक साहब ने एक यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल एक कमेटी बनवाई थी, इजलास बुलाया था 2010 में, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है कि वो अमेरिकन को वीज़ा जारी करे, ये हमारा काम है, वजारत दाखिला करेगी। आप मेहरबानी फरमाएं, तमाम के तमाम इख्तियारात आप सरेंडर करें। और वजारत खारजा ने बगैर को उस पर ह्यून कराई मचाया कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारे सफारतकारों का काम है, वो जज करेंगे। उन्होंने तमाम पावर्स इनको सरेंडर की। और ये रहमान मलिक साहब ने 2010 के से लेके 2012 तक, जब तक उनकी रही है यहाँ पे, उन्होंने तमाम के तमाम जो उनके ये 13 तक सारे अमेरिकन के वीज़े ये रहमान मलिक साहब के अप्रूवल से जारी होते रहे। और आपको याद होगा हुसैन हक्कानी साहब वहाँ पे अमेरिका में एम्बेसडर थे, तो ये दोनों ये नेक्सस था वो रहमान मलिक साहब का और हुसैन हक्कानी साहब का था। आज वो ये फरमाते हैं, ये वजारत ये खारजा कहती है कि हमसे पूछगछ ना की जाए, ना हम इसके जिम्मेदार हैं, ना हमसे किसी ने मशवरा किया था, ना हमसे पूछा गया था। सो ये तो कोई बड़ी खबर नहीं थी कि अमेरिकन को बड़े धड़ाधड़ वीज़े दिए गए हैं, वो दिए जाने चाहिए थे अगर वो आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से, जैसे हमसे कि जब ये हम लोग अप्लाई करते हैं हमें एक प्रॉपर तरीके से एक गुजारा जाता है। ये अब एक और उसमें साथ में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में जो टोटल यहाँ पे डिप्लोमेटिक जिनको अमेरिकन को दिए गए हैं वीज़े, जिनको सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो 366 हैं। ये 366 अमेरिकन पाकिस्तान में हैं जिनको सफारती वीज़े मिले हुए हैं। और जो नॉन डिप्लोमेटिक वीज़े हैं जो यहाँ पे फिगर दिया गया वो 122 का है। सो इन बातों को कनेक्ट करें जो रेमंड डेविस भी फिर इसका मतलब उन्हीं का एक हिस्सा था। हाँ, लेकिन उसको भी ये डिप्लोमेटिक वीजा जारी हुआ था, ये बड़ी क्लियर बात है, वो खुद बड़ी इस पे क्लियर है कि उसको डिप्लोमेटिक वीजा दिया होगा था, अगरचे उसको तो मेरे ख्याल में लाइसेंस टू किल भी मिला हुआ था। वो भी बिल्कुल मिला हुआ था। सो इसलिए रहमान मलिक साहब ने पावर्स अपने पास ली थी कि कोई सवाल ना हो, कोई जवाब ना हो, और जितनी भी अप्रूवल दी गई थी वीज़ों की वो वजारत दाखिला ने दी थी। और वजारत खारजा कहती है कि ना हमसे किसी ने पूछा, ना मशवरा किया, बल्कि जो पावर्स हमारी थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, ये इतने पावरफुल थे कि ये वजारत खारजा ने उस वक्त आवाज नहीं उठाई। क्लासा साहब गिलानी साहब के साथ मेरा बड़ा उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, कभी आते जाते, तो वो रहमान मलिक साहब के खिलाफ थे। पहले 2-3 साल वो रहमान मलिक साहब के खिलाफ थे और आते जाते रहमान बाबा कहना, टांट करना, जुमला तन उन पे कस देना, जुमला तंजिया कह देना, ये गिलानी साहब अक्सर कहते रहते, ऑन स्क्रीन भी कहते रहते थे कई दफ़ा, क्योंकि अपने आप को बेबस पाते थे। उन्हें पता था कि बड़ा बास जो बिग बास जरदारी साहब हैं वो डायरेक्ट है रहमान मलिक साहब के, उनके हाथ मेरे ख्याल है वो जरदारी साहब के वहां तक लेवल पे डायरेक्ट थे। जरदारी साहब के साथ कारोबारी लेवल, वो जरदारी साहब के कारोबारी मफादात हैं, वो लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी के जरदारी साहब की मूंछ का वो बाल कैसे बने हुए, वो एक और लंबी कहानी है सर। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आखिरी 2 साल मिली थी ना, पार्डन, प्रेसिडेंशियल पार्डन भी मिली थी। वो कारोबार आपको याद होगा, वो मुश्तरका कारोबार है, मुश्तरका कारोबार में चलता रहते हैं। वो आलमी लेवल की बड़ी शख्सियत है मेरे ख्याल में। बहरहाल सर, उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है कि पहले 3 साल गिलानी साहब बड़े टांट करते थे, रहमान मलिक को पसंद नहीं करते थे, मैं जाती तौर पर जानता हूं। लेकिन आखिरी 2 सालों में रहमान मलिक को भी समझ आ गई थी कि गिलानी साहब को कैसे मैनेज करना है, मनूवर करना है।
फिर वो उनके गीत गाते थे गिलानी साहब, और क्या क्या उसमें कहानियां थी। अब क्या बंदा बैठ के, वो कहते हैं ना कि एक डर्टी बिजनेस चलते हैं पावर में कि पैसा सबसे है। नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए, हमारा तो काम ही है, सहाफियों को तो काम ही है कि गड़े मुर्दे उखाड़ें। हमने को दफन तो नहीं करने होते बैठ के, हम तो उखाड़ने होती हैं चीज़ें, लोगों को बताना होता है कि आपके जो हुक्मरान बड़े अच्छे बनते हैं। जिस तरीके का उन्होंने मैनेज किया ना गिलानी साहब को, मुझे हैरानी होती थी कि ये गिलानी साहब 3 साल उन पर तंज करना, जुमले कसना, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते थे। और एक आखिरी साल जो था उनका इक़्तिदार में, वो मुसलसल तस्बीह पढ़ते थे रहमान मल्लिक की, क्योंकि रहमान मल्लिक को समझ आ गई थी, वो कहते ना पैसा फेंक और तमाशा देख वाला हिसाब है। फिर उन्हें भी समझ आ गई थी कि बिल्कुल उन्हें अच्छी खासी आइसक्रीम खिलाई वो थी। ज़ियाउल हक के ज़माने से पावर में है, शॉपिंग करना लंबी चीजें, वो तो ज़ियाउल हक के ज़माने से पावर में है। अच्छा क्लास साहब, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, एक कल मैंने एक स्टोरी, फिगर तक वक्त कम था तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका, तो फिर हमारे एक जो नाज़िर हैं उन्होंने हमें ईमेल डाली, तो एक तो मैं कुछ फिगर्स जो हैं उनको बिल्कुल और बढ़ा दूँ आगे, कि एक तो ये टाइम है, इस अमेरिकी जो जरीदा उसने ये फिगर्स दी हैं कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 186 बिलियन टन तो कोल के हैं और इनसे बिजली बन सकती है उनके मुताबिक, और इसके अलावा 1 लाख मेगावाट जो है हम हाइड्रो पोटेंशियल है हमारे यहाँ, ये पानी का, इससे हम बना सकते हैं। विंड का जो पोटेंशियल है वो 3,46,000 मेगावाट है। हम 2,000 मेगावाट की जिल्लत हमें दरपेश है और हमें 12-12, 14-14 घंटे की। इसमें क्लास साहब मैं जो आपको भी यानी कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं जो देख रहा था अगले दिन, जो खास तौर पे डॉक्टर फारूक सलीम का टेक था इसके, और फिर आपको ये भी याद होगा ये जो हमारी ऑयल कंपनीज पे भगवान दास साहब की एक रिपोर्ट जो आई थी, और उसमें फारूक सलीम साहब का ये कहना था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो कहते थे कि बाकायदा हमारी जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम की, और ये बिल्कुल जो है एक इन्होंने टेक ओवर कर रखी है। फिर कल एक फिक्र मेरे सामने आई, जिसे मैं बाद में मजीद वेरीफाई करूंगा, मगर इससे इनकार नहीं किया ख्वाजा आज़म साहब ने, जहां वो गुफ्तगू कर रहे थे टीवी पे, कि जितना हम फर्नेस ऑयल देते हैं उससे आधा फर्नेस ऑयल दे के उतनी बिजली इंडिया पैदा करता है, तो हम क्यों ये डबल दे रहे हैं, ये बात। और दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की मैं यहाँ कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि बिजली हमारा टेररिज्म से भी बड़ा मसला है, और वो ठीक कहते हैं, अगर ये ना हुआ तो ना एम्प्लॉयमेंट होगी, ना पैसा होगा, ना बिजली, तो ये हम यानी टेररिज्म से बड़ा मसला जो है हमारा ये, अगर ये हमारा मसला और ये रियलाइजेशन मौजूद है और हमारे पास इतने ह्यूज पोटेंशियल्स मौजूद हैं, और फिर हम ये क्यों नहीं फोरेंसिक ऑडिट करवाते, और क्यों इस अवाम को हम इस जिल्लत से नहीं निकाल सकते, जबकि इसको हम निकाल सकते हैं। इतने ज्यादा जो रिसोर्सेज है हमारे पास, अगर हम इनको डायरेक्ट करें, तो ये जो इशूज है इस पर आप कमेंट करें कि क्या वाकई आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, क्या ये माफियाज इतने ही पावरफुल हैं, ये अनटचेबल हैं? ये काश साहब बड़ा अहम ये सब्जेक्ट है जो आपने उठाया हुआ है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो हमने इस कौम को कुछ बहुत सारे प्रोजेक्शन ऐसी दे दें, जैसे ये ऑगरा स्कैंडल है ना, लोग आज भी समझते हैं कि उन्हें 83 अरब रुपया जो है वो ये तकीर सादिक जेब में डाल के फरार हो गया, वो प्रोजेक्शन पे लॉसेज हैं वो। इसी तरह जो ये कोयला वाली बात है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक लेजेंड बन गया है, जो लेजेंड को थोड़ी सी मिथ को तोड़ने की जरूरत है। इस पर बाकायदा रिसर्च की गई थी, चाइनीज भी आए थे, दूसरे इन्वेस्टर्स भी आए थे, और थर की हम बात करते हैं जो उसमें हज़ारों टन, लाखों टन, पता नहीं इतने सालों का कोयला पड़ा है और बिजली, सर उस पर रिसर्च की गई है बाकायदा। उसके बाद ये पता चला कि इसके लिए बेतहाशा पानी चाहिए आपको, इसको वो प्रोसेस करने के लिए जितनी कीमत आपको वहां पे लगानी पड़ेगी कोयले से बिजली के लिए, वो इतनी महंगी बिजली पैदा होगी कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ये लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, इसलिए उनको टच नहीं किया जा रहा। ये बात उन्हें भी समझ आती है। चले ये मान ली बात आपकी, उस पे कंट्रोवर्सी है, डॉक्टर सबर मुबारक मान का भी टेक उस पे है। ये बताएं, ये जो हाइड्रो है और उसके बाद ये जो विंड एनर्जी है, और जो सारी दुनिया इसमें जा रही है, ये भी महंगी है, चाइना भी उसमें सॉरी वो भी जा रहा है, ये तो महंगी नहीं है। ये तो महंगी नहीं है। कैसा बात यह कि ऑप्शन महंगे भी होते हैं दुनिया में। आपको याद होगा हमने एटम बम बनाया, आप ये कभी आप तो खुद ये डेस्क पे न्यूज़ के बहुत बड़े वो रहे हैं, न्यूज़ डेस्क पे रहे हैं आप वहाँ पे न्यूज़ एडिटर उसमें बड़े रहे हैं। हमें बड़े कॉलम हमें पढ़ के सुनाए गए थे, हमें कहानियां सुनाई गई थी, ये पाकिस्तान बम बना रहा है और हम इसको सिविल पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। तो किधर गई हमारी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जी? हमने जो एटम बम बनाया उसमें से हमने बिजली बनानी थी, हमने डैम साफ करने थे, हर चीज का हल हमें बताया गया था। बम बना लें ये मसला भी हल, बम बना लें वो मसला हल, बम बना लें ये मसला हल। तो बम का क्या बना फिर? मतलब बताएं ना, अब आए ना हमें सिविल हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे आज एनर्जी के मसाइल हैं, आजकल हम आज पूरी कौम उसकी हिफाजत कर रही है। हमारे दानिशवर कॉलम निगारों ने वो 10-20 साल इस पे तबले मारे, इतना कुछ लिखा, हर बात का हल बताते थे, बम बना लो, बम बन गया भाई, अब दें बिजली दें।
अब कभी आपने जिक्र नहीं सुना। किसी दिन डॉक्टर कदीर खान साहब से उस दिन पूछा भी था, अगर आपको याद हो, हमारे शो में आए थे, वो भी इधर से आए बाएं शाएं करके निकल गए। मैं कि सर आपने तो दावे किए थे कि हम पाकिस्तान का एनर्जी के मसला हल कर देंगे। इसके साथ जाते मुझे एक बात शरारत याद आ गई, इससे तो बेहतर गुलाम मोहम्मद मुजिद साहब का बम था, जिन्होंने पहले बना के तो साफियों को बुला लिया था, और जब साफियों ने पूछा कि इस बम की खासियत क्या है, उन्होंने कहा कि इसका नुकसान कोई नहीं, ये चलता नहीं है। तो पता नहीं ये है कि इसके तो बड़े अब फायदे और नुकसान देखे क्या होते हैं हमें। और दूसरी बात जो कह रहे हैं ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे फलां माफिया काबिज हैं। अपने अपने दौर के अपने अपने इनके माफियाज होते हैं सर। एक पीपल्स पार्टी का माफिया होता है, एक जनरल मुशर्रफ दौर का माफिया है, एक नवाज लीग का माफिया है। अपने अपने लोग ले आते हैं, वही बेनिफिट करते हैं, ऑफ शोर कंपनीज बनाते हैं, फेक इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लिए, कहीं पे इन्होंने यूएसए में कंपनी बना ली, कहीं पे इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन में बना ली। ये चेहरे बदल जाते हैं, स्टेक होल्डर वही रहते हैं, मफादात वही रहते हैं। हम फेस वैल्यू पे लेंगे, हम फेस वैल्यू पे लेंगे और उम्मीद करेंगे जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं वो पूरे करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बस इसी पे ये खुश उम्मीदी पे मेरा ख्याल जिंदा रहते हैं सर काई साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काई साहब क्लासेस आप नाज़िर प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।